डबल क्रॉस। वहीं ओल्ड विला पहुंचकर पृथ्वीराज ने एक कॉल किया। हेलो, मैं पृथ्वीराज बोल रहा हूँ। वहीं जंगल में चल रहे उस दल के कदम अचानक से आहिस्ता हो गए। अपने अजीब सी भाषा में कबीले के सरदार ने खामोश अंधेरे के बीच कुछ इशारा किया और सब लोग वहीं ठहर गए। वहीं फोन की दूसरी तरफ मौजूद पृथ्वीराज कहते जा रहे हैं, ध्यान से सुनो, वो लड़का अब वहां नहीं मिलेगा, इसलिए जब तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ है, तब तक रुक जाओ। आगे काम कब करना है मैं खुद तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर पृथ्वीराज ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उस कबीले के सरदार ने अपना प्लान बदलकर अपना रुख वापस से मोड़ लिया। वहीं रात के आखिरी पहर उस पुराने से खंडर नुमा घर में जब मिहिर, मुग्धा और रतन मामा थक कर लेटे होते हैं, तभी मुग्धा का फोन एक गहरी खामोशी को तोड़ते हुए बजने लगता है। मुग्धा ने अपने फोन की तरफ एक नजर भर देखा, तभी आधी नींद में उसकी आंखें अपने आप हैरानी से खुली की खुली रह गई, क्योंकि उस वक्त उसके फोन पर उसके पापा पृथ्वीराज का कॉल आ रहा है। मुग्धा अपने पापा का नंबर देखकर फोन उठाए या ना उठाए इस बारे में गहराई से सोचने लगी, लेकिन कुछ सोचते हुए आखिर में उसने कॉल रिसीव कर ही लिया। वहीं मिहिर, जो अब तक लेटा हुआ है, उसकी भी आंखें इस शोर से खुली और उसके साथ ही रतन मामा भी मुग्धा की ओर देखने लगे। लेकिन वहीं जैसे ही मुग्धा ने कॉल उठाया, पृथ्वीराज ने सामने से कहा, मुग्धा, मैं आगे जो कुछ भी कहने वाला हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारे किसी अपने की जिंदगी और मौत का सवाल है। ये सुनकर मुग्धा शॉक्ड रह गई और खामोश रहकर आगे की बात सुनने लगी। वहीं पृथ्वीराज फोन पर कहते जा रहे हैं, अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए तुमने तो बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि अपनों के साथ ही तुमने बगावत कर ली और एक बार भी सोचा तक नहीं। लेकिन मेरी बेटी, तुम ये भूल गई कि कोई और भी ऐसा है जिसकी भी जान खतरे में हो सकती है, और वो है तुम्हारे गोविंद मामा। तभी फोन पर थापा जोर से चिल्लाया, नहीं बेटा, तुम इनकी बात मत सुनना, तुम इनकी कोई भी बात मत सुनना, मुझे कुछ भी नहीं होगा। पृथ्वीराज जोर से चिल्लाया, चुप। उस वक्त ओल्ड विला का नजारा बहुत ही भयानक और दर्दनाक है, क्योंकि पृथ्वीराज ने थापा को रस्सी से उल्टा बांधा हुआ है और उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया है। इतनी देर में पृथ्वीराज ने जोर से थापा को एक लात मारी और थापा जोर जोर से चिल्लाने और चीखने लगा। थापा की सांसें अटकने लगी। मुग्धा भी चिल्लाई, नहीं पापा, आप प्लीज गोविंद मामा को कुछ मत करिए। वहीं पृथ्वीराज ने कहा, मेरी प्यारी मुग्धा, तुम्हारे बेचारे मामा तो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, क्योंकि पृथ्वीराज कुछ भी सह सकता है, लेकिन अपनी हार हरगिज नहीं सह सकता। इस थापा ने मुझसे बगावत करने की कोशिश की, पृथ्वीराज से। तभी मुग्धा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मामा को छोड़ दो पापा प्लीज। पृथ्वीराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मामा को कुछ होगा या नहीं, ये सब अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। डिसीजन इज ऑल योर्स, क्योंकि एक तरफ तुम्हारी मोहब्बत है तो दूसरी तरफ तुम्हारे प्यारे मामा जी, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक मामूली से नौकर बनकर अपनी पूरी जिंदगी जी है। इतना कहकर पृथ्वीराज ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वहीं मुग्धा के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आने लगी। मुश्किल होता है, बेहद बेहद मुश्किल होता है, खासकर तब जब प्यार और रिश्ते में से किसी एक को चुनना हो, जब आपकी मोहब्बत भी खास हो और रिश्ता भी। लेकिन हमारे हालात कभी कभी हमें ऐसे चुनौतियों के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं जब हम अपने दिल और दिमाग की बात भी नहीं सुन पाते। तो फिर दो खास लोगों के बीच का चुनाव तो और भी मुश्किल हो जाता है। अपने पापा से कॉल पर बात करने के बाद मुग्धा बेहद चिंता में नजर आने लगी है और उसकी ये परेशानी उसके चेहरे से भी साफ साफ झलक रही है। मिहिर मुग्धा को इतने टेंशन में देखकर खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके शरीर में इतना भी दम नहीं है कि वो खुद अपने बलबूते पर उठ सके। मुग्धा ने मिहिर को संभालते हुए बैठा कर कहा, मिहिर, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मिहिर चुपचाप से मुग्धा का चेहरा देखने लगा, जिस पर खामोशी के साथ एक उदासी झलक रही है। वहीं रतन मामा ने मुग्धा के जर्द सफेद चेहरे की ओर देखकर पूछा, क्या कहा तुम्हारे पापा ने? मुग्धा को उस वक्त जैसे रोने का मन कर रहा है, लेकिन ये वक्त रोने का नहीं
ये वक्त हिम्मत से काम लेने का है, अपने जज्बातों को संभाल कर एक सही डिसीजन लेने का है। मुग्धा ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, अंकल जी, इस वक्त गोविंद मामा की जान को खतरा है। पापा ने मेरे सामने ये शर्त रखी है कि अगर मैं जल्द से जल्द घर नहीं पहुंची तो वो मेरे गोविंद मामा को मार डालेंगे। ये सुनकर रतन शॉक्ड रह गए और मुग्धा की तरफ अपनी हैरान नजरों से देखने लगे। रतन मामा ने कहा, लेकिन मुग्धा, पृथ्वीराज खुद अपने ही लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुग्धा ने जवाब दिया, मेरे पापा कुछ भी कर सकते हैं, खासकर जब वो गुस्से में हो तो वो सारे रिश्ते नाते भूल जाते हैं। मुग्धा ने आगे कहा, लेकिन मैं मिहिर को यहाँ ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी रतन ने मुग्धा के सिर पर हाथ रखते हुए उसे समझाया, बेटा, तुम्हें अभी के अभी अपने घर जाना चाहिए और गोविंद को बचाना चाहिए। गोविंद ने सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए उस नर्क में बिता दी और इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। मुग्धा ने रतन मामा की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मिहिर। रतन ने कहा, तुम मिहिर की चिंता बिल्कुल मत करो मुग्धा, अभी रतन इतना भी कमजोर नहीं है कि अपने बच्चे की हिफाजत न कर सके। तभी रतन दूसरे कमरे में जल्दी से गए और मुग्धा की ओर देखकर कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास ये दुनाली वाली बंदूक है जिससे मैं अपने बेटे मिहिर की हिफाजत कर सकता हूँ और मेरे होते हुए कोई भी मेरे मिहिर को छू तक नहीं सकता। मुग्धा ने कहा, ठीक है अंकल, लेकिन आप और मिहिर प्लीज जरा चौकन्ने रहिएगा। चाहे यहाँ पर खतरा ना भी हो, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि मुसीबत कभी भी जगह और लोग नहीं देखती। रतन ने कहा, मुग्धा, तुम बस जाओ और जाकर गोविंद की जान बचाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। वहीं जाने से पहले मुग्धा ने रतन के पैर छू लिए और मिहिर के गले लगकर मुग्धा वहां से जल्दी से चली गई। मिहिर मुग्धा को जाता हुआ देखता रहा, तब तक देखता रहा जब तक कि मुग्धा उसकी आंखों से ओझल ना हुई। वहीं मिहिर की आंखों में मुग्धा को लेकर एक टेंशन साफ झलक रही है और वो अपनी हालात को भी लेकर खुद से भी बेहद खफा है कि वो मजबूर होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा। मुग्धा के वहां से जाने के बाद रतन मिहिर के सिरहाने आकर उसकी देखभाल करने लगा। वहीं मिहिर अब भी लगातार मुग्धा के बारे में ही सोचता जा रहा है। रात के गहरे सन्नाटे के बीच वापस से मुग्धा भागती जा रही है। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसके गोविंद मामा का वही मासूम अक्स उभर रहा है जो सिर्फ उसकी खातिर ओल्ड विला में एक मामूली से नौकर बनकर रहे और हमेशा छिपकर उसकी देखभाल करते रहे। मुग्धा की आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं अपनी हालात के बारे में सोचकर, लेकिन उसे अपनी हालात से हर हाल में लड़ना ही होगा। उसे जल्द से जल्द अपने मामा तक पहुंचना ही होगा। मुग्धा जल्दी से ओल्ड विला पहुंची और वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। पूरे ओल्ड विला में जहां खामोशी छाई हुई है, वहीं लिविंग रूम में उस वक्त माया एक और चुपचाप बैठी हुई है। वहीं उसके पैरों के पास एक जगह मायावी बैठी है और मायावी लगातार एक जगह ऊपर की ओर देखती जा रही है और उसकी उन चमकदार भूरी आंखों में एक गहरा राज जैसे छिपा है। उसकी नजरें लगातार थापा की ओर देखती जा रही हैं, क्योंकि एक कोने में रस्सी से बांधकर थापा यानी कि गोविंद मामा को लटकाया गया है, जिनके जिस्म पर कई सारे जख्म के दाग उभर चुके हैं, जिनसे खून बह रहा है और वहीं उल्टा लटके होने की वजह से मुंह से भी लगातार खून बहता जा रहा है। चेहरे पर भी काफी चोट आई हुई है, क्योंकि चेहरा इस बात की गवाही खुद दे रहा है। वहीं इस वक्त थापा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने दर्द को जाहिर नहीं होने देना चाहता। वो बस अपनी आंखें बंद किए अपने बेहिसाब दर्द को भूल जाना चाहता है, क्योंकि वो अपने लिए मुग्धा की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। वहीं थापा के ठीक नीचे कुछ दूर पृथ्वीराज सिगार के लंबे लंबे कश लेकर धुआं उड़ाते जा रहे हैं, जैसे कि उन्हें थापा की हालत पर कोई भी शिकवा नहीं है। उसके उलट उनके होठों पर थापा को इस हालत में देखकर एक सुकून का भाव ही नजर आ रहा है, जैसे कि उन्होंने अपने गुस्से को मजबूर थापा को चोट पहुंचाकर निकाल लिया हो। मुग्धा ये देखकर हैरान रह गई और उसने फटाफट सबसे पहले अपने मामा को रस्सी से उतारा और नीचे एक कारपेट पर लेटा दिया और मुग्धा ने अपने मामा के जख्मों को देखा। हर तरफ से खून बहता जा रहा है थापा की बॉडी से और वो इस वक्त बेहद कमजोर पड़ गए हैं। अपने मामा के जख्मों पर हाथ फेरते हुए
मुग्धा की आंखों से आंसू निकल पड़े। अपने आंसुओं को पोंछकर मुग्धा ने मुड़कर गुस्से से अपने पापा पृथ्वीराज से कहा, पापा, आपको मैं पहले बहुत अच्छा समझती थी। मुझे लगता था आप हमारी फिक्र करते हैं और आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। आई वॉज सो रॉन्ग, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र है और किसी की नहीं। पृथ्वीराज ने सिगार का धुआं उगलते हुए मुग्धा की ओर देखकर कहा, मुग्धा, मुझे आज भी तुम्हारी उतनी ही फिक्र है जितनी की पहले थी। मुग्धा ने बीच में टोकते हुए पृथ्वीराज से कहा, बस करिए अपना ये नाटक, बहुत हुआ। इनफ इज इनफ। झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है पापा। अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र होती तो आप मेरे जज्बात समझते। आपने ऐसा कुछ भी ना किया होता जिससे मुझे ठेस पहुंचती। आपने कभी भी गोविंद मामा के साथ ऐसा नहीं किया होता। गोविंद मामा, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी ओल्ड विला में एक मामूली सी नौकर बनकर काट दी, आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने ऐसा आखिर किया भी कैसे? तभी पृथ्वीराज ने मुग्धा की ओर देखते हुए कहा, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे हालात ही ऐसे होते हैं जो हमें मजबूर कर देते हैं। मुग्धा ने नफरत भरी निगाहों से कहा, हालात ऐसे होते हैं या आपने जानबूझकर ऐसे हालातों को पैदा किया है? आखिर आज आपने ये साबित कर ही दिया कि हम वैम्पायर हैं और हमारे अंदर इमोशन नाम की कोई चीज नहीं। हम सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिना कुछ सोचे किसी की जान भी ले सकते हैं। तभी पृथ्वीराज ने कहा, बस करो, मैंने अपने फायदे के लिए कुछ भी नहीं किया। मुझे तुम्हारी आज भी उतनी ही फिक्र है, लेकिन तुम तो अपने परिवार से भी बगावत लेने पर तुली हुई हो, वो भी उस मामूली से 2 कौड़ी के लड़के के लिए। वो लड़का जिसे आज नहीं तो कल मरना ही होगा। मुग्धा ने घूर कर पृथ्वीराज से कहा, वो मेरा प्यार है, मेरा गुरूर है, उसका नाम है मिहिर, और मेरे होते हुए मेरे मिहिर को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। इस बात पर माया की जैसे हंसी निकल गई और उन्होंने मुग्धा की बातों को जैसे मजाक उड़ाते हुए कहा, गुरूर और प्यार, इंसान सिर्फ और सिर्फ मजबूर होते हैं, उनसे प्यार नहीं किया जाता, वो बस हमारे शिकार हैं। तभी मुग्धा ने माया की ओर घूर कर देखकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही मेरी माँ को मारा था, क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान थी, एक मजबूर इंसान। ये सुनते ही पृथ्वीराज गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने चीखते हुए कहा, शट अप मुग्धा। उस वक्त पूरे ओल्ड विला में जैसे पृथ्वीराज की आवाज गूंजने लगी। अचानक से जैसे वहाँ कुछ हवाएं चलने लगी हो। वहीं पृथ्वीराज की नसें फड़कने लगी और गुस्से में उनका चेहरा लाल पड़ गया। उस वक्त उनकी आंखों में खून उतर आया था और उन्होंने मुग्धा की ओर देखकर कहा, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपने होश खो बैठूं और कुछ ऐसा कर दूं जिसका मुझे सारी उम्र मलाल रह जाए। सो लीव नाउ। वहीं थोड़ी देर बाद ओल्ड विला के बाहर थापा के उस छोटे से घर में जहाँ वो रहता है, उस वक्त एक कमरे में बेहद ही कम रोशनी वाला बल्ब जल रहा है। घर पर बहुत कम सामान मौजूद है। एक कोने में एक छोटी सी अलमारी, एक टूटी फूटी टेबल और एक पुरानी चेयर मौजूद है। वहीं कमरे के ठीक बीचों बीच एक बिस्तर पर जख्मी हालत में इस वक्त थापा लेटा हुआ है। उसके बदन पर कई जगह चोट है और वहीं उसके पास ही बैठी मुग्धा अपने गोविंद मामा के जख्मों पर मरहम लगा रही है। गोविंद लगातार मुग्धा की ओर देखते जा रहे हैं। गोविंद के दर्द से तड़पती उन आंखों में भी मुग्धा के लिए बेशुमार मोहब्बत है। उन्हें फिक्र है अपनी भांजी की। इतने दर्द में होने के बावजूद भी उन्हें इस बात की तसल्ली है कि वो मिहिर की जान बचाने में कामयाब रहे। कम से कम थोड़े वक्त के लिए मिहिर को कहीं भाग निकलने के लिए थोड़ी ही सही मोहलत तो मिल ही गई। वहीं मुग्धा की आंखों में आंसू हैं, गहरे लाल रंग के आंसू। वो अपनी मामा से क्या कहे, वो समझ भी नहीं पा रही, क्योंकि उनके इस हालत के पीछे की जिम्मेदार भी वही है। हर एक जख्म पर प्यार से मरहम लगाने के बाद मुग्धा अपने हाथों से अपने गोविंद मामा को कुछ खिलाने लगी ताकि वो उन्हें जल्दी से ठीक करने के लिए कोई दवा खिला सके। अभी कुछ ही देर हुई है कि मुग्धा को गोविंद मामा के कमरे की खिड़की से एक व्हाइट विंटेज कार जाती दिखाई दी। उस वक्त मुग्धा की आंखें हैरानी से खुलती ही चली गई, क्योंकि उस पल उसने देखा कि व्हाइट विंटेज कार में अकेले माया बैठी हुई है और वही कार को ड्राइव करती जा रही है।
मुग्धा ने घड़ी की ओर अपनी नजर दौड़ाई तो उसे नजर आया इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं। मुग्धा अचानक से चौंक गई और सोचने लगी, इतनी रात गए मॉम कहाँ जा रही हैं, वो भी अकेले? वहीं रात के गहरे सन्नाटे के बीच तकरीबन 4 बजे व्हाइट विंटेज कार से निकलकर माया घने जंगल के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसका मकसद क्या है इस वक्त सिर्फ वही जानती है। थोड़ी दूर एक ऐसे रास्ते पर आकर उनके पांव ठहर गए जहां गाड़ी तक नहीं पहुंच सकती। वहीं उनके ठीक सामने अंधेरे में एक परछाई नुमा आकृति खड़ी है जो अभी अभी उनके आने के ठीक कुछ देर पहले ही वहां पहुंची है। अंधेरा काफी ज्यादा होने की वजह से उस परछाई नुमा आकृति का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इतना जरूर पक्का है कि माया की तरह उसके इरादे भी नेक नहीं है। वहीं उस घने जंगल में माया और उस परछाई नुमा आकृति के अलावा भी कोई भागते हुए वहां पहुंच गया है जो एकटक अंधेरे में भी उन दोनों की तरफ देखता जा रहा है। उसे नजर कुछ खास तो नहीं आ रहा, लेकिन उस शख्स को माया की मौजूदगी का साफ साफ पता चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ माया ने उस परछाई नुमा आकृति से कहा, तुम्हें पृथ्वीराज ने उस लड़के को मारने के लिए कहा है ना, लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ उस लड़के को मारना ही नहीं बल्कि तुम्हें उस लड़के के साथ साथ मुग्धा को भी खत्म करना है। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या वाकई में मिहिर